गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस पढ़ लिया था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, दैट इज़ द इकोसिस्टम। प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में ही पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया है। उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो पहली चीज़ इकोसिस्टम होता क्या है हम लोग देखते हैं कि फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द टर्म। इसका टर्म दिया था एजी टैंसले ने। ठीक है ना, कभी कभी टर्मिनोलॉजी से भी जो टर्म होते हैं उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये सब चीज़ें भी जाननी है, स्किप नहीं करना है। ओके, और फादर अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो फादर हैं वो ओडम, ईपी ओडम इनके इकोसिस्टम के फादर हैं। इकोसिस्टम कहते किसे हैं? तो अगर आपको डिटेल में जाना है थोड़ी सी चीज़ों को अगर हम अच्छे से देखें तो दिस इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। आपके एनसीईआरटी की ही डिफिनीशन मैं बता रही हूँ, फर्स्ट पेज पे जो डिफिनीशन दिया हुआ है। एक्चुअली इट इज़ द इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एमंग देमसेल्व्स। ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में इंटरेक्शन एंड विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। मतलब ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस होता है उसकी कलेक्टिव स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ओके, तो दिस इज द, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं कि इकोसिस्टम कई तरीके के हो सकते हैं। इकोसिस्टम एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। आपको ये चीज़ तो पता होगी, इकोसिस्टम एक बहुत हम कह सकते हैं कि स्मॉल भी होता है, बिग भी होता है। ठीक है, जैसे एक पॉन्ड है तो वो कि स्मॉल इकोसिस्टम हो जाएगा। अगर हम ओशियन की बात करें तो वो क्या है, एक बिग इकोसिस्टम है। ओके, ग्लोबल इकोसिस्टम किसको कहते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब जिसमें सारे के सारे टोटल जितने भी इस अर्थ पे जितनी भी इकोसिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम या फिर इकोस्फीयर। इकोस्फीयर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग कहेंगे इकोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब ओशियंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए। टेरेस्ट्रियल में आपके ग्रासलैंड आ जाएंगे, डिजर्ट आ जाएंगे, फॉरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैन मेड इकोसिस्टम भी है जो मैन जो है अपने से क्रिएट करता है, जैसे कुछ एक्वेरियम हो गया। ओके, जो उसने पॉन्ड खुद क्रिएट किया है। तो इकोसिस्टम का मतलब यही है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं और साथ साथ अपने सराउंडिंग के साथ भी क्या होता है, उनका इंटरैक्शन होता है। बात समझ में आई? तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रही हूँ। हाँ, ग्लोबल इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है? दैट इज़ द इकोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर्स। ओके, देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है इकोसिस्टम फंक्शन, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमें कई कंपोनेंट पढ़ने हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी पढ़ना है। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी पढ़ना है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है एनर्जी फ्लो पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है। थर्ड हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिएंट डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन। ओके, फोर्थ हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, ये सब एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोगों को इसी के अंतर्गत समझना है। प्रोडक्टिविटी क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है और न्यूट्रिएंट
साइकिलिंग क्या है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम लोग चलेंगे, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये पूरे चैप्टर में हमें क्या कवर करना है मैं वो लिख दे रही हूँ। पहले आपकी पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशंस पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इकोसिस्टम सर्विस भी पढ़ेंगे। इकोसिस्टम सर्विस कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ये 4 चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, ये 4 चीज़ें, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अब मैं आपको बता दूं, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। पॉन्ड, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है आपको। एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ और पॉन्ड के एग्जाम्पल में मैं सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए एक पॉन्ड क्या है। पॉन्ड एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है। सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम का मतलब है यहाँ से आपको बाहर से आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का इनपुट नहीं करना है आपको बाहर से। जैसे मैं डायग्राम अगर बना दूँ तो आप ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा, बहुत अटेंटिव रहिएगा। मान लीजिए मैंने एक पॉन्ड का डायग्राम बना दिया। ओके, अब देखिए पॉन्ड में क्या क्या है, इसके प्रोड्यूसर्स क्या हैं, इसके प्रोड्यूसर्स क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं वाटर बॉडी के। जैसे इसमें आगे आपके एल्गी वगैरह आ गए। ठीक है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह आ गए। सोलर, अब ये क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की हेल्प से, यहाँ पे क्या है, सपोज करिए दिस इज द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे। इसके बाद इनके फूड को कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएंगे, है ना। कंज्यूमर जो भी हो, कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी व्हाटएवर कुछ भी होंगे। ठीक है ना। अब ये जो कंज्यूमर मरेंगे, कंज्यूमर जो मरेंगे वो उनकी जो डेड बॉडी होगी, डेड बॉडी उसको कौन, उस पर कौन फीड करेगा, डिकम्पोजर्स फीड करेंगे। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इस डेड बॉडी को, इस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में। इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। जो इनऑर्गेनिक मैटर होगा उसको मतलब वो सॉइल में मिल जाएगा। किस में मिल गया, वो सॉइल में मिल गया। और इस सॉइल को किसने यूज़ किया, ये प्रोड्यूसर्स यूज़ करके फिर से क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है। मतलब पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। थर्ड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। और फोर्थ क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो जो बायोमास प्रोडक्शन है, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, बायोमास प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाया, उस फूड को कंज्यूमर्स ने खाया, कंज्यूमर्स को फिर मतलब एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर, इस तरीके से। तो पहली चीज़ तो प्रोडक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में जा रही है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है तो उसको डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो फिर से, ठीक है, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा है। तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसको फिर से किसने लिया, वो सॉइल में मिल गया, उसको फिर से किसने लिया,
प्लांट ने लिया, बात समझ में आ रही है। तो जो भी न्यूट्रिएंट है उसको प्लांट फिर से लेके सोलर एनर्जी की हेल्प से फिर से प्रोडक्टिविटी, फिर से एनर्जी फ्लो, मतलब दिस इज द सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम। तो अगर हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेके समझें तो हमें ये सारी बात समझ में आ जाती है कि एक इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। आप एक छोटा सा इकोसिस्टम चूज़ कर लीजिए या फिर बहुत ही ब्रॉड इकोसिस्टम चूज़ करिए, यही सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ओशियन में भी हो रही हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग दूसरा जो हमारा टॉपिक, हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन। अब देखिए हमारे पास दो टर्म है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एनसीईआरटी ने दो टर्म दिया है, एक टर्म दिया है प्रोडक्शन, उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन करके दिया है, और दूसरा टर्म दिया है प्रोडक्टिविटी। क्योंकि बी अटेंटिव, प्लीज़ बी अटेंटिव, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको यूनिट पूछता है। पहली चीज़ आपसे पूछ देगा प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट क्या होगी, और दूसरी चीज़ आपसे पूछ देगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। मेरी बात को अच्छे से सुनना है। तो देखिए प्रोडक्शन टर्म आ गया, प्रोडक्शन अगर टर्म आ गया तो दैट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास कहेंगे। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ, देखिए प्रोडक्शन जहां भी आएगा उसको हम अमाउंट कहेंगे। प्रोडक्टिविटी अगर पूछा तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। बायोमास का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। रेट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोडक्शन या फिर रेट ऑफ बायो, जहां भी रेट लग गया मतलब उसको हम टाइम में एक्सप्रेस करेंगे। टाइम कुछ भी हो, ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, डे हो, कुछ भी हो। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रेट नहीं लगाएंगे, हम अमाउंट लगाएंगे। तो इसका रेट क्या होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे ईयर में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम टाइम में एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। और इसको या तो फिर हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्शन को। प्रोडक्टिविटी अगर आपसे पूछ दिया तो इसको हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब मुझे एक बात बताया, प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये है पूरा डेफिनेशन आपका, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, क्योंकि रेट आप लिख रहे हैं तो टाइम और एरिया आपको लिखना मस्ट है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ओके। अगर हमें केवल प्रोडक्शन पूछ रहा है तो हमें टाइम देना ज़रूरी नहीं है, हम बस एरिया दे देंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए अगर आपसे पूछ दिया कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अब मैं एक चीज जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से आप समझिएगा। अब देखिए प्रोडक्टिविटी दो तरीके की है। पहले को हम लिखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे, जो वास्तव में जिसको प्रोडक्शन का जो हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, जो एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, जैसे प्लांट्स हुए, प्लांट्स क्या है, वो मेन सोर्स है प्रोडक्शन के, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है तो हम रेट कहेंगे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया बाय प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स वाया फोटोसिंथेसिस, है ना। मतलब प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन का रेट है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर आपसे पूछा प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है,
अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, है ना। टाइम हम यहाँ पे टाइम नहीं देंगे, अमाउंट कह रहे हैं, अगर प्रोडक्शन कह रहे हैं तो हम टाइम नहीं देंगे। बाई फोटोट्रॉप्स या फिर बाई ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, दैट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स। बात समझ में आ गई। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज द ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अमाउंट पूछ दिया तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे प्रोडक्शन पूछ दिया तो अमाउंट में बताएंगे, तो आप ईयर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी लिखते हैं इसको, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन, है ना। रेट ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब देखिए एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल बताने जा रही हूँ। मान लीजिए मैं अपनी फैमिली का खर्चा उठाती हूँ, ठीक है, और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, सपोज करिए, ठीक है, 1 लाख है मेरी सैलरी, या सपोज करिए कि जो मेरी सैलरी है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताने जा रही हूँ, चलिए ठीक है 1 लाख मान लेते हैं, ओके। अगर मेरी सैलरी 1 लाख है और इसके बाद मेरा जो अपना खर्चा है वो 15,000 रुपये है, ठीक है, मतलब मैंने जो प्रोड्यूस किया वो नेट, मतलब वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। मेरा खुद का जो खर्चा है वो 15,000 है, तो ये हो गया 15K मेरा खुद का खर्चा। जो अब काट पीट के कितना बचा, 85K बचा, 85K बचा। 85K में ये जो है ये मेरे परिवार का खर्चा चलता है, ठीक है, मेरी फैमिली को मिलता है। तो मेरी फैमिली को मिलने वाला जो पैसा है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो फैमिली कंज्यूम करेगी, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ये मेरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और उसके बाद ये मैंने खुद के लिए खर्च किया है। मान लीजिए मैं इसे R से डिनोट कर दूं, तो जो फैमिली, जो कंज्यूमर्स हैं हमारी फैमिली के, उनको कितना मिला, ये मिला, उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्लांट्स ने जितना टोटल फूड बनाया प्लांट ने, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अब उसके बाद क्या है भाई, देखिए प्लांट्स ने टोटल फूड बनाया, ठीक है, उसमें से उस फूड को प्लांट को भी तो ज़रूरत पड़ती है रेस्पायरेशन के लिए, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो फूड का ऑक्सीडेशन से ही उन्हें एनर्जी मिलने जा रही है। तो कुछ फूड वो रेस्पायरेशन में यूज़ कर ले जाते हैं, अब जो बचा उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली अवेलेबल टू हर्बीवोर्स एंड, या हम लिख सकते हैं एक्चुअली अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स को क्या मिला, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही प्रोडक्टिविटी है जिसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं। अब चलिए देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी फैमिली को 85K मिला, ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझना, 85K मिला, उससे अब वो एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। अब जो उससे वो अर्निंग करेंगे वो क्या होगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो मैंने दी है उनको। अब उस पैसे से वो जो अपना बिजनेस शुरू करेंगे उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो एक्चुअली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। क्योंकि देखिए प्लांट्स ने तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाया,
प्लांट्स के प्रोडक्ट को हम लोग खा रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो कुछ बिल्डअप होगा ना, वो सारी चीज़ें, शुगर, प्रोटीन, जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हम कह सकते हैं जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ होल बायोस्फीयर, अब आप मैंने होल बायोस्फीयर कह दिया, इसका मतलब टोटल जितने भी इकोसिस्टम इस अर्थ पे हैं वो कितना है, 170 बिलियन टन्स है। कितना है, 170 बिलियन टन्स है। ये डेटा आपको याद रखना है। मतलब एक साल में पूरे अर्थ के सारे इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है, नेट प्रोडक्टिविटी है, नेट प्रोडक्टिविटी है, वो कितनी है, 170 बिलियन टन्स है। टोटल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन्स है। तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, एक और सवाल है कि चलिए भाई देखिए, हमारे अर्थ का 70% ओशियन है, 70% ओशियन है, फिर भी ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी से कम क्यों है? आपको जान के आपको ये पता होना चाहिए कि ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी से काफ़ी कम होती है। इसका वन एंड ओनली रीज़न यही है कि ओशियन में डेप्थ तक लाइट, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था, लाइट हर लेवल तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और ओशियन के जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी होती है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी को पढ़ा। अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? तो आ जाइए आप नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ठीक है ना, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है या चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों, प्लांट्स के पार्ट हों, कुछ भी हो, जो भी सड़े गली चीज़ें हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेट्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्राइटस कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, जितने भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, एनिमल है, प्लांट है, कुछ भी है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेट्राइटस कहते हैं। एंड डेट्राइटस पे फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं। डेट्राइटस पे कुछ और भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज द डेट्रिटिवोर्स। क्या कहते हैं? डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स में आ जाते हैं आपके अर्थवर्म। कौन आ जाते हैं? अर्थवर्म। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो देखिए, डेट्राइटस is the raw material for the decomposition। डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? डिकम्पोजिशन किसका होगा? डेट्राइटस का ही तो होगा। डेट्राइटस एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो मेरी बात को ध्यान सुनना है। डिग्रेडेशन ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ, या वी कैन से degradation of organic material into inorganic one या inorganic nutrients like carbon dioxide, water and nutrients। तो मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में तोड़ने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज़ द डेट्राइटस। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो,
उसके पार्ट हों, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक पार्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। डेट्रिटिवोर्स भी क्या होते हैं, डेट्राइटस पे फीड करते हैं, लेकिन ये डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक मटेरियल में नहीं तोड़ते हैं, ये डेट्राइटस को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में तोड़ते हैं, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्ट में तोड़ देते हैं, स्मॉलर पार्ट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन कौन करता है बताइए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देना। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, अर्थवर्म करते हैं। अर्थवर्म क्यों, कौन है, डेट्रिटिवोर्स हैं, लेकिन इनका रॉ मटेरियल भी क्या है, दैट इज़ द डेट्राइटस। तो डेट्राइटस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो पहली चीज़ क्या है, डिकम्पोजिशन, दूसरी चीज़ क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, बैक्टीरिया और फंजाई, जो बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है, ये है कैटाबॉलिज्म। क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो सिंपल सी बात है, लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर में तोड़ना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। तो पहली चीज़ हमने डिकम्पोजिशन देखा, दूसरा हमने क्या देखा, फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा हमने क्या देखा, कैटाबॉलिज्म। अब चलिए अगली चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगली चीज़ है नेक्स्ट, दैट इज़ द लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। लीचिंग क्या होता है, देखिए, जब इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ दिया गया, बैक्टीरिया और फंजाई ने इनऑर्गेनिक मटेरियल में उसको ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ा, तो कुछ जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मेरी बात को ध्यान सुनना है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल गो डाउन डीप इनटू सॉइल हॉरिजन, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल वो सॉइल में काफ़ी नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो वो अनअवेलेबल सॉल्ट हो जाएंगे, अनअवेलेबल सॉल्ट टू द एनिमल्स, मतलब वो सॉल्ट को अब यूज़ नहीं किया जा सकता। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं, लीचिंग। तो लीचिंग का मतलब क्या है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल गो डीपली इनटू सॉइल हॉरिजन, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन, कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया। दो और प्रोसेस है, उसको आपको डिकम्पोजिशन के अंतर्गत समझना है। एक है ह्यूमिफिकेशन और दूसरा है, एक है ह्यूमिफिकेशन और दूसरा है मिनरलाइजेशन। अब देखिए, समझिए, इस ह्यूमिफिकेशन वाली चीज़ को आपको समझना है। देखिए, जो भी चीज़ें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पत्ते या फिर कोई चीज़ झड़ते हैं, प्लांट से पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं, तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको काफ़ी एमार्फस सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। जहाँ पे भी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे होंगे, आप देखते होंगे वहाँ पे कुछ कोलाइडल एमार्फस सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमार्फस सब्सटेंस। ये क्या होता है, डार्क एमार्फस सब्सटेंस होता है, एमार्फस सब्सटेंस होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है, कोलॉइडल होता है। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, ये कोलॉइडल होता है, एंड दिस इज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर होता है, ठीक है। एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, मतलब माइक्रोब्स इस पे काफ़ी कम एक्ट कर पाते हैं, लेकिन एट द एंड इनको भी क्या होना है, डिग्रेड होना ही होना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर होते हैं, एमार्फस होते हैं, कोलाइडल होते हैं, माइक्रोबियल एक्शन के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। तो ह्यूमस के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए इनका जो है
डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होता है, स्लो डिकम्पोजिशन, इनका डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होता है। ओके, तो अब क्या होता है, जब ये ध्यान से इसको समझिएगा, जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उनसे धीरे धीरे क्या होते हैं, मिनरल रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ह्यूमस को डिग्रेड करके, ह्यूमस को जब डिग्रेड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनरल रिलीज हो जाएगा, मिनरल रिलीज होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझिए, ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन होते हैं, इनका डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होता है। ह्यूमस के डिग्रेडेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस को अगर डिग्रेड कर दिया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिग्रेड करके मिनरल रिलीज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, जो डिकम्पोजिशन का रेट है, डिकम्पोजिशन का रेट बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना आपको। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन स्लो होगा कि फास्ट होगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 से 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ध्यान से हर एक पॉइंट को समझना। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा है टेम्परेचर। ठीक है ना। तो अब देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, क्योंकि देखिए भाई, देखिए डिकम्पोजिशन स्लो होगा कि फास्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, डेट्राइटस के केमिकल कंपोजिशन पे। अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन का बना है, मान लीजिए जैसे कोई आर्थ्रोपोडा मर गया, तो आर्थ्रोपोडा की बॉडी क्या है, एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन का। क्या वो स्लो डिकम्पोज होगा कि फास्ट होगा? देखिए, काइटिन को डिग्रेड कर पाना क्या इतना आसान है, नहीं है ना। तो डिकम्पोज, देखिए अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन रिच है तो डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होगा, लेकिन अगर डेट्राइटस नाइट्रोजिनस सब्सटेंस का बना है प्लस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सुगर्स का बना हुआ है तो डिकम्पोजिशन काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, ये चीज़। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब जाके डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होगा। मतलब हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन इज़ हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ओके। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ठीक है, और ह्यूमिड कंडीशन है, मॉइस्ट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है ना, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा। तो डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप याद रखना कि अगर जो हम कह सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है और मॉइस्ट कंडीशन है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, काफ़ी फास्ट होने जा रहा है। अगली चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। हम लोग अगली चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ द एनर्जी फ्लो। तो हम लोगों ने पहले प्रोडक्टिविटी पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो। चलिए देखिए, इस चीज़ को समझिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो एनर्जी फ्लो वाली प्रोसेस है, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है कि एनर्जी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना। और आपने देखा भी था कि एक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा उसको खा रहा है, तो एक से एनर्जी दूसरे में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो क्या है, सन है,
सोलर एनर्जी है, एक्सेप्ट मतलब जितने भी इकोसिस्टम है उनका वन एंड ओनली एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी, चाहे वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो या इनडायरेक्टली डिपेंड हो। हर एक इकोसिस्टम सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? जियोकेमिकल एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो पूरी दुनिया का केवल एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं होता। अच्छा, ये इकोसिस्टम पाया कहाँ जाता है? ये होता है आपके ओशियन के फ्लोर पे। जैसे मान लीजिए आपका ओशियन है, ठीक है, इसके नीचे क्या है? ये अर्थ क्रस्ट है। अब आपको पता है अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और अगर ये आपका समुद्र है, ओशियन है, तो यहाँ पे जो क्रेविसेस होती हैं, दरारें होती हैं, तो यहाँ से पानी रिसता है और अंदर जाता रहता है अर्थ क्रस्ट के नीचे, मतलब अर्थ क्रस्ट में जाता रहता है। और आप बताओ मुझे कि पानी अगर अर्थ क्रस्ट में जाएगा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो भाप बन के ऊपर आएगा। और 1-2 बूंद पानी तो जा नहीं रहा, पूरे ओशियन की मैं बात कर रही हूँ। तो ओशियन के फ्लोर पे एक चिमनी जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है जो हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं। आप कभी मौका मिलेगा तो आप जाइएगा, कभी देखिएगा, कोशिश करिएगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमने बताया यहाँ से पानी एकदम पूरा भाप बन के जो है वो ऊपर आता है धुएं की तरह, ठीक है ना। तो ये जो है यही है हॉट। इसके अगल बगल कुछ एनिमल्स रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग कहते हैं हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। और यहाँ पे कौन ऑर्गेनिज्म रहेंगे भाई? वो एक्सट्रीम कंडीशन में जो सर्वाइव कर सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया ही तो रह सकते हैं। कुछ ट्यूब वर्म होते हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है ना एनस होता है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, AIPMT के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट और आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? यहाँ पे लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा आप बस मान के चलिए कि यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया ही हो सकते हैं जो कि सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ बहुत अंधेरा होता है, घना अंधेरा होता है, डार्क इनहेबिटेंट है इनका, क्योंकि यहाँ तक लाइट तो पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो वहीं पे वो अडाप्ट होते हैं। जो हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट है वो सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अब देखिए जो टोटल इंसिडेंट सोलर लाइट है, टोटल इंसिडेंट सोलर लाइट का सोलर एनर्जी का केवल 50% पार लाइट होती है। पार लाइट का मतलब ये है 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वाली लाइट होती है। जो 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उससे भी कम। और इस 50% पार का 2 to 10% ही प्लांट कैप्चर कर पाते हैं। 2 to 10% ही प्लांट कैप्चर कर पाते हैं। तो आप बता सकते हो पूरी दुनिया ये 2 से 10% वाली लाइट पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट जितना कैप्चर करेगा वही वो फूड बनाएगा और उसी पे सब कुछ डिपेंड है। टोटल इंसिडेंट लाइट का लेस देन 50% पार रेडिएशंस होता है, पार रीजन वाला लाइट होता है, और उसका 2 से 10% ही प्लांट कैप्चर कर पाता है, जिस पे हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो इकोसिस्टम है, अब एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हुआ? एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है केवल एक मतलब जैसे प्रोड्यूसर से किस में गया? हर्बीवोर से कार्निवोर से डिकम्पोजर से फिर सॉइल में आया, सॉइल से फिर प्लांट में आया। अभी हमने पॉन्ड वाला इकोसिस्टम बताया था ना, उसमें ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर से कार्निवोर से प्लांट में आ जाए,
ऐसा नहीं है ना कि मतलब खरगोश से आप ऐसा तो कह नहीं सकते हो कि जो डियर है सॉरी टाइगर से डियर में एनर्जी जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, डियर से जाएगा टाइगर में, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। हम 10% लिंडेमैन लॉ भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के 2 रूल को फॉलो करता है, थर्मोडायनामिक्स के 2 रूल को फॉलो करता है। और पहला रूल ये है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इकोसिस्टम हमारा फॉलो कर रहा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर वो एनर्जी फाइनली जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, डिकम्पोजर से फिर डिकम्पोजिशन के बाद सॉइल में आया, सॉइल से फिर प्लांट ने लिया। क्या ये क्रिएट हुई कहीं से? नहीं हुई। क्या इसे डिस्ट्रॉय किया गया? नहीं किया गया। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको बस कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ भी ये फॉलो करता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? जो आपका एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होता है। एंट्रोपी हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो यूनिवर्स है वो हमेशा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है तो हमेशा जो वी कैन से कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती है, एंट्रोपी कभी डिक्रीज़ नहीं होती, डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी आई थिंक। तो अब ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। अब देखिए मैं एक आपको इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट को मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखिए, मैं एक जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हमारा 2 तरीके का हो सकता है। एक हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाएंगे और एक हम आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम बना के बताएंगे। टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने हैं। तो चलिए मैं एक ग्रासलैंड का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम बना दिया। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे नीचे जो देखिए ये लेवल है जहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म पुट करा है ना, इस लेवल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल। अब ये हो गया ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल 4 एंड दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 5 या व्हाटएवर, इसके आगे भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को ही हम लोग और क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप हो गया। ऑटोट्रॉप को कौन खाएगा? ऑटोट्रॉप को कौन खाएगा? दैट इज द हर्बीवोर। कौन खाएगा? हर्बीवोर्स ही खाएंगे। हर्बीवोर्स किस ट्रॉपिक लेवल पे हैं? सेकेंड। हर्बीवोर इज द प्राइमरी कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? भाई देखिए, प्रोड्यूसर्स को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, तो वो कौन होगा? हर्बीवोर। अब चलिए हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर, है ना। कार्निवोर कौन सा कार्निवोर? प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑलवेज ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइमरी जो कार्निवोर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा और वो हमेशा और हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमेशा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होगा, मतलब हर्बीवोर हमेशा सेकेंड। अब उसके बाद जो सेकेंडरी कार्निवोर होगा, सेकेंडरी कार्निवोर जो होगा वो टर्सरी कंज्यूमर होगा और वो ट्रॉपिक लेवल चौथे पे होगा। और इस तरीके से सो ऑन, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो टर्सरी कार्निवोर है वो किस ट्रॉपिक लेवल पे होगा। तो ये चेंज थोड़े होने जा रहा है। जो टर्सरी कार्निवोर है वो कौन सा कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। तो टर्सरी कंज्यूमर है वो कौन सा कार्निवोर होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए मैं एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए
एक्वेटिक इकोसिस्टम पे सबसे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ही इसके क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे होते हैं। इनको खाने वाले कौन होते हैं? जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स, और जूप्लैंक्टन्स हमेशा और हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं। देख के आपको लग रहा होगा जू मतलब ये कार्निवोर जैसे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। और जू प्लैंक्टन इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जू प्लैंक्टन होते हैं। फिर जू प्लैंक्टन को खाती हैं स्मॉल फिशेस खाती हैं। स्मॉल फिशेस कौन होते हैं? दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कार्निवोर एंड सो ऑन। बात समझ में आ चुकी है? तो ये है एक आपका टेरेस्ट्रियल और ये है एक आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल। तो चलिए, फूड चेन क्या है, ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल तो हमने आपको बता दिया। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज द फूड चेन। फूड चेन, चलिए फूड चेन को अच्छे से समझते हैं। देखिए फूड चेन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स ईटिंग वन अनदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, इस तरीके से एक फूड चेन बनता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फूड चेन क्या है? दैट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन अनदर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा अगले को खा रहा है, अगले अगले को खा रहा है, मतलब ये क्या है? सीरीज है एक, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। एंड हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ठीक है, एक टर्म मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आगे इस चीज़ को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, एक टर्म होता है स्टैंडिंग क्रॉप, उसको मैं आगे बताऊंगी स्टैंडिंग स्टेट के साथ। तो चलिए फूड चेन के बारे में अगर हमने अभी आपको बता दिया है कि फूड चेन का मतलब क्या है। फूड चेन हमारे नेचर में दो तरीके के देखने मिलते हैं। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है ना, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा होता है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्राइटस। इसको हम DFC कहेंगे और इसको हम GFC कहेंगे। अब बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है और डेट्राइटस फूड चेन क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब ये है कि जहाँ पे जो इकोसिस्टम या जो फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं उनको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स, ये किससे स्टार्ट होते हैं? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। एंड दिस बिगिंस विद डिकम्पोजर्स, बिगिंस विद डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर से स्टार्ट हुआ, डिकम्पोजर्स ने इसको डिकम्पोजिशन किया। ठीक है, तो ये डेट्राइटस, देखिए ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर एंड दिस बिगिंस विद द डिकम्पोजर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे अगर देखिए प्रोड्यूसर्स हैं तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? जल्दी बताइए। सोलर एनर्जी होगा। लेकिन यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? डेट्राइटस होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं या फिर डेट्रेटिवोर्स भी हो सकते हैं, डेट्रेटिवोर्स भी हो सकते हैं, या फिर इनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं वो डेट्रेटिवोर्स, डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं बताने जा रही हूँ, बस चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो देखिए ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर एंड दिस बिगिंस विद द डिकम्पोजर्स आर सेप्रोट्रॉप्स या डेट्रेटिवोर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर है, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? डेट्राइटस है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी इस फूड चेन में? यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस होगी डिकम्पोजिशन। क्या होगी? डिकम्पोजिशन। जैसे अभी मैंने एक इकोसिस्टम आपको यहाँ पे बताया, एक इकोसिस्टम बताया, जैसे इस तरीके से हमने आपको बताया
ये जो है प्लांट है यहाँ पे, फिर हर्बीवोर है, ठीक है, हर्बीवोर है, फिर उसके बाद क्या है आपका, दैट इज़ द कार्निवोर है, इस तरीके से। तो ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ, सोलर एनर्जी का यूज़ किया प्लांट ने। मैं एक डिकम्पोजिशन का आपको मैं इसका एग्जांपल, डिट्राइटस फूड चेन का एग्जांपल मैं भी आपको बताती हूँ। तो पहले इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन समटाइम्स, ठीक है ना, समटाइम्स कनेक्टेड विद डेट्राइटस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो डेट्राइटस फूड चेन से कनेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना है। समटाइम्स ग्रेजिंग फूड चेन मे कनेक्टेड विद डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। और अब ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, यहाँ पे ये डेट्राइटस है, डेट्राइटस पे फीड किया कौन, अर्थवर्म, ठीक है ना, अर्थवर्म। अर्थवर्म को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, ईगल ने। आप देखिए, ये शुरू तो हुआ, ये डेट्राइटस फूड चेन, ये है ना डेट्राइटस फूड चेन, क्योंकि ये सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पे डिकम्पोजिशन या फिर फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो ये तो डेट्राइटस फूड चेन है ना। लेकिन इट इज़ कनेक्टेड टू द ग्रेजिंग। ये फ्रॉग कहाँ है, ग्रेजिंग फूड चेन में आता है। फ्रॉग किस में आता है, ग्रेजिंग फूड चेन में आता है। तो डेट्राइटस फूड चेन में कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन समटाइम्स, हमेशा जरूरी नहीं है ये, लेकिन समटाइम्स ये डेट्राइटस फूड चेन से कनेक्ट होता है। एंड एक और पॉइंट दिया है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रेजिंग डेट्राइटस फूड चेन मे बी प्रे ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है ना। मतलब जो ग्रेजिंग फूड के ऑर्गेनिज्म हैं उनका प्रे कौन हो सकता है, डेट्राइटस फूड के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। समटाइम्स जो डेट्राइटस फूड चेन के ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म के प्रे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आपको नोट करना है। तो आई थिंक ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन आपको समझ में आ गया होगा। एक सबसे ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र का जो ग्रेजिंग फूड चेन है दैट इज़ मेजर कंडुइट फॉर, कंडुइट मतलब चैनल, एनर्जी ट्रांसफ़र इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र का मेजर सोर्स जो होता है, मेजर चैनल, यही बनाता है ग्रेजिंग फूड चेन। जबकि जो डेट्राइटस फूड चेन है दैट इज़ द मेजर सोर्स, मेजर चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब आप देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ। देखिए होता क्या है, ये पॉइंट आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी चैनल या एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए मेजर चैनल कौन बनाता है, ग्रेजिंग फूड चेन की डेट्राइटस फूड चेन। तो आपको लगेगा कि टेरेस्ट्रियल है तो ग्रेजिंग होना चाहिए, नहीं, टेरेस्ट्रियल है तो ग्रेजिंग नहीं होगा, क्योंकि देखिए टेरेस्ट्रियल है तो जो अर्थ पे है वो सरफेस पे है ना, और सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, डेट्राइटस से। क्योंकि कोई भी चीज़ मरी, एनिमल मरा तो वो भी सरफेस पे आ रहा है, प्लांट मरा तो भी सरफेस पे आ रहा है, वो डायरेक्टली पानी में तो नहीं जाएगा ना। एनिमल मरा तो भी, जितनी भी चीज़ें मर रही हैं वो कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं, और उनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी वो डिकम्पोजिशन से मिलती है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फिर से मैं बोल रही हूँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए मेजर चैनल कौन बनाता है, ग्रेजिंग की डेट्राइटस फूड चेन टेरेस्ट्रियल के लिए है, जबकि ग्रेजिंग जो है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र वाला जो है वो आ जाएगा आपका इसमें
दैट इज़ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी चैनल बनाता है, जबकि ये एकदम दिमाग में रखना, ये चीज़ें को भूलना नहीं है, एकदम सारी चीज़ें दिमाग में रख लेना है, ठीक है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन बनाता है, दैट इज़ द डेट्राइटस फूड चेन। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं दैट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड को थोड़ा सा समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसको हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड। एल्टोनियन पे, क्योंकि एल्टन करके एक साइंटिस्ट ने दिया था। 3 तरीके के पिरामिड हैं। देखिए, पहला पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, और दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए, पिरामिड का मतलब ये हुआ कि जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर कितना है ऑर्गेनिज्म का, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर काउंट करेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा देखिएगा ध्यान से, ये कैसा होता है, अपराइट होता है। अपराइट होता है मतलब इस तरीके से होता है। कहने का मतलब ये है, जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो हर इकोसिस्टम का अपराइट होता है। कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद उससे कम क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, उससे कम कार्निवोर होते हैं, इस तरीके से। तो पिरामिड ऑफ नंबर हर एक इकोसिस्टम का अपराइट होता है, एक्सेप्ट ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम, अब मैं ट्री इकोसिस्टम को बता दूं, आपके एनसीईआरटी में दिया है ये पॉइंट। ट्री इकोसिस्टम, एक जो ट्री है ना वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है। तो ट्री इकोसिस्टम ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड, ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखिए ट्री, यहाँ पे क्या हो गया, ट्री एक ही है ना। ट्री पे रहने वाले इंसेक्ट उससे ज़्यादा हैं, इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स उससे ज़्यादा हैं, और बर्ड से ज़्यादा कौन है, डिकम्पोजर्स हैं, जो उसके जड़ों में, पत्तों पे, इधर उधर जो बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब चीज़ें होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हैं। ट्री सबसे कम मतलब एक, उस पे रहने वाले इंसेक्ट उससे ज़्यादा है, उस पे रहने वाले बर्ड्स के नंबर उससे ज़्यादा है, उसके ऊपर डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, सबका अपराइट होता है एक्सेप्ट द ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा क्या होता है, अपराइट। हर किसी का ये अपराइट होता है एक्सेप्ट एक्वेटिक, एक्सेप्ट एक्वेटिक, एक्वेटिक का ये इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब ये हुआ कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे हम बायोमास देखेंगे, किसका बायोमास कम है, किसका बायोमास ज़्यादा है। तो देखिए, चाहे ग्रासलैंड का अगर आप पिरामिड देखेंगे तो ग्रासेस का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है, फिर हर्बीवोर का बायोमास उससे कम, फिर कार्निवोर का बायोमास उससे कम। तो इस तरीके से ये अपराइट होता है। लेकिन अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखेंगे बायोमास, तो ये इन्वर्टेड आता है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी कम होते हैं, उनके बायोमास सबसे कम होते हैं, फिर उससे ज़्यादा जूप्लैंक्टन का होता है, और फिर उससे ज़्यादा फिशेस का होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बायोमास किसके होते हैं, फिशेस। तो सी का, ओशियन का या एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा होता है, और ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होता है। जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ, फिर उससे कम एनर्जी यहाँ, फिर उससे कम एनर्जी यहाँ। और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था 10% लॉ ऑफ
लिंडेमैन इन्होंने ये कहा था कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ओनली 10% एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से जो एनर्जी का जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आपको समझना होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा होता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होता है, जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी सबका क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ द सक्सेशन। अब चलिए समझिए सक्सेशन का मतलब क्या होता है। सक्सेशन का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से देखना है, फॉर्मेशन अब किसी भी जगह पे चाहे वो बेयर रॉक हो, चाहे कोई नई जगह हो, वहाँ पे नई कम्युनिटी का बनना क्या कहलाता है, सक्सेशन। तो सक्सेशन बस नई जगह पे नई कम्युनिटी का बनना ही सक्सेशन नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेसमेंट भी सक्सेशन कहलाता है। कभी कभी ग्रासलैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, कभी कभी फॉरेस्ट ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक टाइप का सक्सेशन है। तो सक्सेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्युनिटी, नोट करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्युनिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। तो मान लीजिए किसी नई कम्युनिटी, जो सक्सेशन में जो सबसे पहली कम्युनिटी होती है, सबसे पहली कम्युनिटी, मान लीजिए दिस इज़ द फर्स्ट कम्युनिटी, जो सबसे पहली कम्युनिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। क्या कहते हैं, पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। पायनियर कम्युनिटी क्या होती है, जो सबसे पहली कम्युनिटी होती है। और फाइनली वो कम्युनिटी आगे चल के अलग अलग स्टेज से गुजरते हुए ये एक स्टेबल कम्युनिटी बनाती है, और सक्सेशन कहीं भी हो, चाहे वो वाटर में शुरू हुआ हो, चाहे वो पहाड़ों पे शुरू हुआ हो, चाहे वो रेत में शुरू हुआ हो, हमेशा जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो होता है आपका फॉरेस्ट, स्टेबल या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं इसको आप, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो हमेशा क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। मेरी बात को फिर से समझना है, सक्सेशन का मतलब ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्युनिटी और रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी फ्रॉम अनदर कम्युनिटी को हम लोग सक्सेशन कहते हैं। जब जो कम्युनिटी सक्सेशन स्टार्ट करती है उसको हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, और जो कम्युनिटी सक्सेशन जहाँ पे सक्सेशन का एंड होता है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं या स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक कम्युनिटी दूसरे में चेंज होगी, तीसरे में चेंज होगी, चौथे, ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी आई और फाइनली ये बना दी, ऐसा नहीं, उसको डिफरेंट ट्रांजिशनल स्टेजेस से गुजरना होता है। जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ हैं, हर एक कम्युनिटी को, ये एक कम्युनिटी है, ये दूसरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं। और हर एक, या फिर इसको हम सीरल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरल स्टेज कहते हैं, या फिर हम इसको सीरल कम्युनिटी कहते हैं। जो भी ट्रांजिशनल कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी को हम लोग सीरल कम्युनिटी कहते हैं। हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी को हम लोग सीरल कम्युनिटी कहते हैं। चलिए देखिए, जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में चेंज होती है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको मैं बता दूं आपको। जब देखिए, एट सक्सेशन ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम वन सीरल स्टेज टू अनदर, तो क्या क्या चेंजेस आता है। पहली चीज़ तो है नंबर ऑफ स्पीसीज में इंक्रीज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ बायोमास में इंक्रीज होता है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। और क्या होगा, आपकी डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, डाइवर्सिटी। ये तीन चीज़ आपको जानना है। जब एक सीयर दूसरे सीयर में चेंज होता है, या एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में चेंज होती है, तो ये तीन स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ बायोमास इंक्रीज होता है, और डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी है जिसमें हम लोग हैं, ये भी एक सक्सेशन के तहत है, जो कई हज़ारों वर्षों तक हुआ होगा। मेरे एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, ये सब एक एनसीईआरटी की लाइन है।
तो इसलिए कहा जाता है कि जो इवोल्यूशन है और सक्सेशन है, ठीक है ना, जो इवोल्यूशन है और सक्सेशन है ये दोनों पैरेलली हुआ होगा, है कि नहीं। तो देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, वो लाइन ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस। कहने का मतलब जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी है, जो हम लोगों की कम्युनिटी है, वो भी एक सक्सेशन की प्रोसेस से ही बनी होगी। एक कम्युनिटी दूसरे में, दूसरी तीसरे में, ऐसे ऐसे चेंज हुआ है तब जाके हम लोग बने हैं। मतलब जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वही तो सक्सेशन है। तो सक्सेशन और इवोल्यूशन एक पैरेलल प्रोसेस है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना है। अब चलिए देखिए, सक्सेशन दो तरीके का होता है। सक्सेशन दो तरीके का है, एक है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन वो होता है बच्चों, ध्यान से देखना, प्राइमरी सक्सेशन किसे कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है ऐसा सक्सेशन या जो नए एरिया पे हो रहा है, जहाँ पे पहले कभी जीवन था ही नहीं, जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी नहीं थी, अगर वहाँ पे सक्सेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ हो सकता है, बेयर रॉक्स पे हो सकता है, ऐसी जगह पे हो सकता है जो न्यूड एरिया है, बिल्कुल न्यूड एरिया है, जो वॉल्केनिक एरिया है, जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ उसके बाद कूल्ड लावा हो सकता है, ठीक है ना, कूल्ड लावा है वहाँ पे। तो ऐसा सक्सेशन जो बिल्कुल नई जगह पे हो रहा है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, ये सक्सेशन काफ़ी स्लो है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। पहले क्या होती है, सॉइल फॉर्मेशन होगा, तब जाके यहाँ पे नया जीवन बनेगा। बात समझ में आ रही है। जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे पहले कभी लाइफ थी, जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी थी, किसी वजह से वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब बताइए वहाँ पे अब नया सक्सेशन मतलब नई कम्युनिटी डेवलप होगी, तो वो सक्सेशन फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सॉइल पहले से प्रेजेंट रहता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, या वी कैन से सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ शुरू होता है, स्टार्ट एट दैट पॉइंट जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी थी, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ पे फिर से कोई कम्युनिटी डेवलप हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन इज़ फास्ट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे नो पीडोजेनेसिस, यहाँ पे पीडोजेनेसिस नहीं होना है। बात समझ में आ रही है। तो पीडोजेनेसिस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंडरी सक्सेशन हो गया आपका। अब एक जैसे सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ हुआ, बर्न फॉरेस्ट हो गया, जंगल जल गया, ठीक है, फिर से वहाँ पे कोई नया सक्सेशन शुरू हुआ। अब कटेड फॉरेस्टेड है, ठीक है, फॉरेस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फ्लडेड एरिया है, फ्लड बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, उसके बाद कोई सक्सेशन शुरू हो रहा है। तो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझना है। अब देखिए सक्सेशन दो तरीके का है। अगर सक्सेशन इन वाटर हो रहा है या फिर इन वी कैन से ड्राई प्लेस पे हो रहा है, ड्राई प्लेस पे हो रहा है। देखिए अगर वाटर में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रार्क। क्या कहते हैं, हाइड्रार्क कहते हैं, या फिर हाइड्रोसीयर कहते हैं। तो वाटर में सक्सेशन शुरू होता है, इसको हम हाइड्रोसीयर कहते हैं। ड्राई प्लेस पे हो रहा है तो इसको हम जीरोसीयर या फिर जिरार्क कहते हैं, ठीक है ना, जिरार्क कहते हैं। याद रखना, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ लेकिन चीज़ें कंप्लीट होने को है, 1 घंटे हो गया है, हो जाएगा, 2-4-10 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो अगर वाटर में हो रहा है तो इसको हम हाइड्रार्क कहेंगे, ड्राई प्लेस पे हो रहा है तो उसको हम जिरार्क कहेंगे। अब देखिए हाइड्रोसीयर जो है ना, कोई भी ये फाइनली चाहे ये वाटर में हो चाहे ये ड्राई प्लेस पे हो, ये एक ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं मिजार्क। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। मिजार्क का मतलब नीदर टू वेट नॉर टू ड्राई। मतलब मिजार्क एकदम वैसी सेम ही कंडीशन है ना, तो ये ज़्यादा वेट होता है ना ड्राई होता है। मतलब वाटर में सक्सेशन शुरू हुआ तो भी मिजार्क कंडीशन में अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होगा, और ड्राई प्लेस में हुआ तो भी ये मिजार्क कंडीशन में जाएगा। और ये मिजार्क कंडीशन में कौन बनेगा, फॉरेस्ट बनेगा। कौन बनेगा, फॉरेस्ट। मतलब कहीं भी सक्सेशन हो, कहीं भी सक्सेशन हो, अल्टीमेटली बनना है फॉरेस्ट ही,
अल्टीमेटली क्या बनना है, फॉरेस्ट बनना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए देखिए, चलिए ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना है। अब देखिए सक्सेशन, मान लीजिए सक्सेशन वाटर में है, सक्सेशन वाटर में है, तो ये देखिए पॉइनियर कम्युनिटी, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पॉइनियर कम्युनिटी किसको कहते हैं, जो सक्सेशन शुरू करते हैं, सक्सेशन शुरू करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइनियर कम्युनिटी कहते हैं। पॉइनियर कम्युनिटी का मतलब जिसने सक्सेशन को शुरू किया। जैसे देखिए अगर सक्सेशन रॉक पे हो रहा है, ऑन रॉक्स पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइनियर होते हैं ना वो लाइकेन्स होते हैं, ऑलवेज लाइकेन। अब आप कहोगे रॉक पे सक्सेशन, क्योंकि भाई देखिए रॉक पे अचानक से कोई प्लांट नहीं उग पाता, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नहीं होती है, पहले से मिट्टी बनाना पड़ता है, और मिट्टी बनाता कौन है, लाइकेन। लाइकेन एसिड सिक्रीट करता है, मेरी एक एक बात आपके एनसीईआरटी की लाइन है। लाइकेन क्या करता है, एसिड सिक्रीट करता है, और एसिड से वो वेदरिंग करता है। वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस सॉइल प्रोसेस है। वेदरिंग का मतलब बड़े बड़े रॉक्स को छोटे रॉक पार्टिकल में कन्वर्ट करना, और पीडोजेनेसिस का मतलब फिर छोटे रॉक पार्टिकल से सॉइल बनाना। तो लाइकेन सिक्रीट्स एसिड, ठीक है, जो वेदरिंग और पीडोजेनेसिस की प्रोसेस। तो यहाँ पे पॉइनियर स्पीसीज क्या है, रॉक्स पे लाइकेन। लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स इसलिए आते हैं बच्चों, क्योंकि ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, वो सॉइल होल्ड कर पाते हैं, सॉइल को होल्ड कर पाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़े स्मॉल प्लांट आते हैं, स्मॉल प्लांट आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं लार्ज प्लांट आते हैं, लार्ज प्लांट बने, और फिर फाइनली कौन बना, फॉरेस्ट बना। मतलब अगर रॉक पे सक्सेशन स्टार्ट हुआ तो लाइकेन और ब्रायोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइट मतलब इसमें मॉसेस जो है वो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, ठीक है। अगर पॉइनियर ये लैंड में हुआ, सॉरी ये वाटर में हुआ, इन वाटर हुआ, तो वाटर में पॉइनियर कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फाइटोप्लैंक्टन के बाद, फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो प्लांट्स जो वाटर में प्लांट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट की डेथ और डिके हुई, अब जैसे यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको सारी चीज़ें अभी समझा दूंगी। सबमर्ज्ड के बाद आते हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग। सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग के बाद आते हैं आपके ये दैट इज़ द रीड स्वैम्प। ये आपसे वो पूछा जाता है इसका सीक्वेंस। फिर मार्श मीडो स्टेज, फिर आते हैं आपके स्क्रब, फिर आते हैं आपके फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे देखिए फाइटोप्लैंक्टन मतलब ये जो प्लांट्स हैं ये पहले क्या हुए, ये सबसे पहले आए, फिर इनकी डेथ हुई, तो आपका तालाब थोड़ा और छिछला हो गया, ठीक है ना, हॉलो हो गया, क्योंकि इनकी डेथ हुई, तो इनके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से अब क्या होगा, ये थोड़ा और हॉलो होगा। फिर उसके बाद ये आए सबमर्ज, जो डूबे हुए प्लांट हैं, ठीक है, उनकी डेथ और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, मतलब जो आप कहने का मतलब ये है कि जो पॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, स्वेलो होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट। मतलब हाइड्रिक कंडीशन जो है वो हाइड्रिक कंडीशन किस में चेंज हो जाएगी, मेजिक कंडीशन में चेंज हो जाएगी। चाहे वो हाइड्रिक कंडीशन हो चाहे वो जेरिक कंडीशन हो, ऑलवेज जो चेंज होगा वो किस में होगा, वो मेजिक कंडीशन में ही चेंज होना है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए इस टाइम कोविड-19 चल रहा है ना, तो उसी से मैं एक ट्रिक बनाई हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ स्टे सेफ, ठीक है। रेज मी सेफ एंड फिट, बस इतना। देखिए सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आपको लग सकता है कि कहीं इसमें ये सेंटेंस बन नहीं रहा है, लेकिन आप बस ये समझिए कि मैं ये कह रही हूँ कि आप सेफ़ रहिए और मुझे भी सेफ़ और हेल्दी रखिए। तो कहने का मतलब ये है, प्लीज़ स्टे सेफ, रेज मी सेफ एंड फिट। प्लीज़ से फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। एस से आपका एस से आ जाएगा सबमर्ज्ड, एस एफ है ना, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, एस एफ आ गया इसमें। रेज में आर और एस है, रीड स्वाम्प स्टेज, मी मार्श मीडो स्टेज,
सेफ ये आ गया आपका स्क्रब, फिट आ गया फॉरेस्ट। प्लीज़ स्टे सेफ, रेज मी सेफ एंड फिट, ठीक है, रेज या राइज जो भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका रहा सक्सेशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दैट इज़ द बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में क्या है बच्चों, ध्यान देना है आपको कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग दो तरीके की हैं। एक तो है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है और कुछ भी नहीं करना है, जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, वो दो तरीके के न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। एक होता है गैसियस और दूसरा है सेडिमेंट्री। गैसियस और दूसरा क्या है, सेडिमेंट्री। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो दो तरीके का होता है, गैसियस। अब देखिए इसको आप याद रखिए, इसमें आते हैं कार्बन और नाइट्रोजन आते हैं इसमें, इसको आप CNG से याद रख लीजिए। कार्बन नाइट्रोजन किस में आ गए, गैसियस में आ गए। और सेडिमेंट्री में SSP से याद रख लीजिए, सेडिमेंट्री सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब देखिए इनका जो सोर्स होता है, इनका जो रिजर्वायर है, इनका जो रिजर्वायर होता है, इनका रिजर्वायर होता है आपका रॉक्स, मेनली क्या होते हैं, रॉक्स। और इनके जो रिजर्वायर होते हैं, वो होता है एटमॉस्फियर। तो ये डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए। इनके रिजर्वायर क्या होते हैं, एटमॉस्फियर होते हैं, और इनका रिजर्वायर होता है अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, अर्थ क्रस्ट। इनका रिजर्वायर है अर्थ क्रस्ट और इनके रिजर्वायर कौन होते हैं, एटमॉस्फियर। अब एक डिफरेंस आपका कार्बन और फास्फोरस में दिया हुआ है, गैसियस में आप आ गया एक कार्बन और सेडिमेंट्री में एक आ गया आपका फॉस्फोरस। सेडिमेंट्री में कौन आ गया, फॉस्फोरस आ गया। देखिए कार्बन का रिजर्वायर कौन होगा, इसका मेनली इसका जो रिजर्वायर है ना वो है फॉसिल फ्यूल। कौन है, फॉसिल फ्यूल। जबकि इसका जो रिजर्वायर है ना फॉस्फोरस मेनली कहाँ से मिलता है, रॉक से। किससे मिलता है, रॉक से। सारे के सारे पॉइंट एकदम अच्छे से समझना। इसका रिजर्वायर है फॉसिल फ्यूल और इसका रिजर्वायर है रॉक। अच्छा, एनुअली फोटोसिंथेसिस के द्वारा 4 × 10³ किलोग्राम कार्बन फिक्स होता है, कार्बन फिक्स्ड एनुअली, ठीक है ना। एक साल में फोटोसिंथेसिस के द्वारा 4 × 10³ किलोग्राम कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में मैं एक डिफरेंस बता दूं कि जो कार्बन है और फास्फोरस में एक डिफरेंस आपको ये जानना चाहिए कि जो कार्बन के साइक्लिंग में एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जबकि फास्फोरस की साइक्लिंग में देयर इज़ नो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे इसकी साइक्लिंग में एटमॉस्फेयर, मतलब इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसकी साइक्लिंग में एटमॉस्फेयर का काफ़ी रोल होता है, एटमॉस्फेयर का रोल होता है, जबकि इसकी साइक्लिंग में एटमॉस्फेयर का रोल नहीं होता है। अब मैं एक डायग्राम बना दूँ, आप ध्यान से इसको समझ लेना। जैसे देखिए क्या हुआ, जैसे हुआ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आया, इसको किसने लिया, प्लांट्स ने लिया। प्लांट्स ने क्या बनाया, मतलब प्रोड्यूसर्स ने लिया, प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस बनाया। इसको किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर ने खाया। कार्निवोर को किसने खाया, डिकम्पोजर ने खाया। डिकम्पोजर्स ने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया और इस इनऑर्गेनिक मैटर को फिर प्लांट ने ले लिया सॉइल से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आया कहाँ से, फॉसिल फ्यूल से आया। किससे आया, फॉसिल फ्यूल से आया। ओके, तो इसकी रिसाइकलिंग में एटमॉस्फेयर का रोल है ना। जबकि फास्फोरस की रिसाइकलिंग में देखिए एटमॉस्फेयर कहीं आएगा ही नहीं। ये रॉक्स है, रॉक्स से वेदरिंग हुआ, सॉइल बना। सॉइल का अपटेक किसने किया, प्लांट ने किया।
प्लांट को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स मरा, डेथ हुई इसकी, तो क्या बनाया? डेट्राइटस बनाया। डेट्राइटस को सॉइल में किसने मिला दिया? डिकम्पोजर्स ने। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मतलब सॉइल में किसने मिला लिया? यहाँ कहीं एटमॉस्फेयर आया क्या? नहीं आया। कहीं एटमॉस्फेयर आया? नहीं आया। तो फॉस्फोरस और कार्बन में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। एक लास्ट चीज़ है इकोसिस्टम सर्विस, बहुत अच्छी चीज़ है, बस यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनने वाला है इस साल। इकोसिस्टम सर्विस का मतलब ये है बच्चों कि देखिए जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमें अनगिनत बेनिफिट दे रहा है। अनगिनत बेनिफिट का मतलब एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, बाढ़ को रोक रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वायर है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे हम कह सकते हैं एस्थेटिक वैल्यू है उसका, हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, हम वहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरीके से वो नेशनल पार्क बना रहा है, और बहुत ऐसी चीज़ है जो हमारा इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हम अगर ये सब हम मुफ्त में ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, अगर इन सब का अगर प्राइस हो तो हम उसे दे भी नहीं पाएंगे। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको पता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कितना ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। इन्होंने कहा जो चीज़ उन्होंने इकोसिस्टम का एक उसकी सर्विस का एक प्राइस टैग बना दिया। उन्होंने उस प्राइस टैग का जो प्राइस है वो है 33 ट्रिलियन US डॉलर पर ईयर, ठीक है ना। एक साल में इसका जो प्राइस टैग है वो 33 ट्रिलियन US डॉलर है, जो टोटल GNP का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 2 गुने के आसपास है। जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो 80 ट्रिलियन US डॉलर होता है। 80 ट्रिलियन US डॉलर पर ईयर है। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें जो चार्ज है, नेचर का जो चार्ज है 50% सॉइल फॉर्मेशन का है, 50% सॉइल फॉर्मेशन का है। ध्यान से देखिएगा, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लेस देन 10% न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का है, और 6% के आसपास क्लाइमेटिक कंट्रोल एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का है। ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। 50% सॉइल फॉर्मेशन का है, ठीक है। इसके अलावा 10% से कम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का चार्ज है। सबके चार्ज इन्होंने बताया, 2-3 चार्ज के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई एम हैप्पी कि लगभग 1.25 घंटे के आसपास लगा होगा, टाइम ख़त्म हो गया है। तो आप इस सबको एकदम बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे।